गाइस वेलकम बैक टू नर्सिंग टेक ज्योति। सो गाइस आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसमें हम सबसे पहले डिजीज कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं हाइपरटेंशन के बारे में। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हाइपरटेंशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HTN। समटाइम डॉक्टर्स लिखते हैं HTN, तो उसका मतलब होता है hypertension. So what is the proper definition of the hypertension? It is the sustained elevation of the BP. So normal BP आपको पहले पता होना चाहिए, तभी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाइपरटेंशन हम किसको बोलेंगे। So sustained BP कितना, नॉर्मल BP कितना रहता है 120/80 mm of Hg। So नॉर्मल पहले मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, नॉर्मल BP इज इक्वल टू 120/80 mm of Hg। सो डेफिनेशन क्या रहेगी? इट इज डिफाइंड एज एलिवेशन ऑफ सस्टेन ब्लड प्रेशर। ओके, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? एलिवेट हो जाएगा, जिसमें आप बोल सकते हो जो सिस्टोलिक कौन सा रहता है? ऊपर वाला। जैसे नॉर्मल है तो 120 क्या है? सिस्टोलिक, और 80 क्या है? डायस्टोलिक। सो सिस्टोलिक प्रेशर कितना हो जाएगा वहां पे? मोर देन 140 mm ऑफ Hg। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू मोर देन और इज इक्वल टू 140 mm ऑफ Hg। और अगर हम बात करें डायस्टोलिक की, तो डायस्टोलिक का बीपी हो जाएगा मोर देन और इज इक्वल टू 90 mm ऑफ Hg। डायस्टोलिक बीपी मोर देन और इज इक्वल टू 90 mm ऑफ Hg। सो गाइज इसमें मैंने दो वर्ड यूज किए, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सो सिस्टोलिक का मतलब क्या रहता है? सिस्टोल, जिसमें क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, जो नॉर्मल कितना रहता है 120, और डायस्टोलिक इट मींस रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, और जो कि कितना रहता है नॉर्मल 80। सो जब सिस्टोलिक प्रेशर मोर देन और इज इक्वल टू 140 हो जाए और डायस्टोलिक प्रेशर मोर देन और इज इक्वल टू 90 mm ऑफ Hg हो जाए, सो उस केस में हम बोल सकते हैं उस पर्सन को क्या है? हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी क्लासिफिकेशन। सो नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द हाइपरटेंशन। सो इसका मैं एक चार्ट बना के आपको दिखाऊंगी, क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट देखेंगे हम सिस्टोलिक बीपी, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एंड थर्ड थिंग इज द डायस्टोलिक। सो गाइस क्लासिफिकेशन में सबसे पहले तो हम देखेंगे नॉर्मल के बारे में। ओके, नॉर्मल बीपी। सो नॉर्मल बीपी की रेंजेस मैं आपको बताऊंगी, एक्यूरेट नहीं बताऊंगी, रेंजेस बताऊंगी कि सिस्टोलिक बीपी कितना रेंजेस में वो नॉर्मल हम मानते हैं उसको। सो सबसे पहले इसमें आता है सिस्टोलिक। सो सिस्टोलिक 90 to 119 सिस्टोलिक बीपी, एंड डायस्टोलिक 60 to 79। ये लगभग नॉर्मल रेंज में माना जाता है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज इसकी आती है हाई नॉर्मल, या फिर आप बोल सकते हो उसको प्री हाइपर टेंशन। ओके, या तो आप बोल सकते हो कि नॉर्मल से हाई हो गया, हाई नॉर्मल, या फिर प्री हाइपरटेंशन स्टेज, जिसमें जो सिस्टोलिक बीपी है वो रहता है 120 to 139। 120 to 139 कौन सा? सिस्टोलिक बीपी। एंड जो डायस्टोलिक है वो रहता है 80 to 89। सो ये क्या है? आपकी सेकंड स्टेज। नेक्स्ट आता है आपका हाई नॉर्मल के बाद आता है आपका स्टेज 1, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं? स्टेज 1 हाइपरटेंशन। स्टेज 1 हाइपरटेंशन, जिसमें जो सिस्टोलिक बीपी है वो रहता है 140 to 159, 140 से लेके 159, और जो डायस्टोलिक बीपी है वो रहता है 90 to 99। नेक्स्ट आता है स्टेज 2 हाइपर
टेंशन। सो स्टेज 2 हाइपरटेंशन में आप बोल सकते हो मोर देन और इज इक्वल टू 160 सिस्टोलिक, मोर देन और इज इक्वल टू 160 सिस्टोलिक बीपी एंड मोर देन और इज इक्वल टू 100 डायस्टोलिक, मोर देन एंड इज इक्वल टू 100 डायस्टोलिक। लास्ट आता है इसका आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, जिसमें जो बीपी है सिस्टोलिक वो रहता है मोर देन 140 या फिर इज इक्वल टू बोल सकते हो, और इधर रहता है लेस देन 90। सो ये क्या था, देखो अब आप बोलोगे कि डायस्टोलिक बीपी इसमें कम बता रहे, कम क्यों? क्योंकि नाम मैंने बताया आपको आइसोलेटेड सिस्टोलिक, ओनली जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वही हाई रहता है इस केस में। सो मैं एक बार फिर से आपको इलेबोरेट कर देती हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन, जिसमें जो नॉर्मल बीपी हम मानते हैं रेंजेस में 90 टू 119 एंड डायस्टोलिक 60 टू 79। सेकंड है हाई नॉर्मल ब्लड प्रेशर या फिर हम उसको बोल सकते हैं प्री हाइपरटेंशन, जिसमें जो सिस्टोलिक बीपी है वो रहता है 120 टू 139 एंड डायस्टोलिक रहता है 80 टू 89। थर्ड आता है स्टेज 1 हाइपरटेंशन, जिसमें बीपी रहता है 140 टू 159 और डायस्टोलिक रहता है 90 टू 99। नेक्स्ट आता है स्टेज 2 हाइपरटेंशन, जिसमें मोर देन 160 इज इक्वल टू या फिर मोर देन 100, और लास्ट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। सो ये क्या थी क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स। सो नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। आप कंफ्यूज मत होना, क्लासिफिकेशन आप स्टेजेस की तरह बोल सकते हो और टाइप्स इसके अलग से रहते हैं, जो कि 2 टाइप्स का होता है हाइपरटेंशन, प्राइमरी और सेकेंडरी। सो नेक्स्ट वन इज द टाइप्स में हम देखेंगे प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन, और इनके साथ साथ में हम कॉजेज भी देख लेंगे कि जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है वो किसके थ्रू हो सकती है और सेकेंडरी हम किसके थ्रू बोल सकते हैं। सो प्राइमरी इट मींस अभी स्टार्टिंग फेज है, उस पर्सन को पता भी नहीं होगा कि उसको हाइपरटेंशन हो गया है। तो इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी कितना रहता है। सो गाइस इसमें जो सिस्टोलिक है, सिस्टोलिक बीपी वो रहता है 90 टू 100 आप बोल सकते हो, एंड जो दिस इज डायस्टोलिक, दिस इज डायस्टोलिक बीपी कितना रह सकता है 90 टू 100, और सिस्टोलिक रह सकता है 130 टू 140। सिस्टोलिक इज 130 टू 140। ये क्या था, प्राइमरी हाइपरटेंशन में कितना डायस्टोलिक हो सकता है और कितना सिस्टोलिक। और नॉर्मली आपने देखा होगा, कभी अगर आपने बीपी अपना मेजर किया होगा तो इस रेंजेस में हमारे बीपी आते रहते हैं। सो उसको हम बोल सकते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन। नेक्स्ट बात आती है आपके सेकेंडरी इट मींस अदर हमें कोई डिजीज कंडीशन है, फॉर एग्जांपल कोई एंडोक्राइन की डिजीज कंडीशन है, कोई कार्डियक एनोमलीज है, उसके थ्रू हमें क्या हो रही है हाइपरटेंशन। सो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कॉज या फिर सेकेंडरी हाइपरटेंशन। और जिसमें जो डायस्टोलिक बीपी है इज कितना रहता है 100 mm ऑफ Hg, एंड जो सिस्टोलिक है, सिस्टोलिक बीपी आप बोल सकते हो इसमें रहता है 160 mm ऑफ Hg। ओके, सो ये थी नॉर्मल डेफिनेशन एंड नॉर्मल रेंजेस ऑफ बीपी इन द प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब बात करते हैं कॉजेज के बारे में। सो प्राइमरी केस में आप बोल सकते हो एक्सेसिव सोडियम इंटेक, इसीलिए बोलते हैं सॉल्ट का इंटेक कम करना चाहिए। कॉजेज इंक्रीज सॉल्ट इंटेक, या फिर सोडियम का भी आप बोल सकते हो। सोडियम का क्या है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव इंटेक कर लिया उस केस में प्राइमरी हाइपरटेंशन हो सकता है। सेकंड थिंग है हाइपर इंसुलिमिया। हाइपर इंसुलिमिया इट मींस इंसुलिन का जो लेवल है ब्लड में वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, हाइपर इंसुलिमिया। ओके, नेक्स्ट थिंग आती है जेनेटिक में ये हो सकता है और इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। जेनेटिक मींस
मेरे फादर को हाइपरटेंशन है, मेरे को हो सकती है, मेरे भाई को हो सकती है, नेक्स्ट हमारे जनरेशन को ये चीज हो सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक। अब बात आती है सेकेंडरी। सो सेकेंडरी में क्या है, कंजेनाइटल अनोमलीज। कंजेनाइटल एनोमलीज में जो कि बाई बर्थ हमें होती हैं। सो इसमें क्या रहेंगे कॉजेज, कंजेनाइटल एनोमलीज, जिसमें आप बोल सकते हो कार्डियक से रिलेटेड रहती है, एएसडी, वीएसडी, पीएडी, पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस। नेक्स्ट आते हैं इसमें एंडोक्राइन डिसऑर्डर, एंडोक्राइन डिसऑर्डर। सो मैंने आपको बताया था सेकेंडरी मतलब किसी अदर मेडिकल कंडीशन की वजह से हमें हाइपरटेंशन हो रही है। एंड सेकेंडरी में आपकी और क्या आ सकती है, मेडिसिन्स, कोई एक्सेसिव मेडिकेशंस ले रहा है या कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जो क्या कॉज करती हैं, हाइपरटेंशन। तो ये क्या थे, टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं इसमें पैथोफिजियोलॉजी। सो नेक्स्ट हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द हाइपरटेंशन, कि कैसे होता है ये हमारी बॉडी में, कैसे हाइपरटेंशन की कंडीशन अराइज होती है और कैसे ये अदर ऑर्गन को भी इफेक्ट कर देता है। सो सबसे पहले इसमें स्टेप रहेगा ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, या आप बोल सकते हो ड्यू टू एनी कॉजेटिव फैक्टर। कॉजेटिव फैक्टर कुछ भी हो सकता है, ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको, प्राइमरी और सेकेंडरी। सो इसकी वजह से क्या होगा, डैमेज हो जाएंगी एंडोथेलियल लाइनिंग, या फिर उससे पहले आप बोल सकते हो इंक्रीज एसवीआर, सिस्टेमेटिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस, इंक्रीज एसवीआर। एसवीआर बोले तो सिस्टेमेटिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस। इट मीन जितनी भी वेसल्स हैं हमारी बॉडी में या मेनली हार्ट में, उनमें क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एंडोथेलियल लाइनिंग है वो क्या हो जाएगी, डैमेज। जिसकी वजह से क्या होगा, डैमेज ऑफ एंडोथेलियल लाइनिंग। वेसल्स की क्या हो जाएगी, एंडोथेलियल जो लाइनिंग होती है वो डैमेज हो जाएगी, जिसकी वजह से नेक्रोसिस हो जाएगा आर्ट्रियोल्स का। नेक्रोसिस मतलब डेथ ऑफ टिश्यूज या फिर लाइनिंग, नेक्रोसिस ऑफ आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स का क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा, और वहां पे हो जाएगा लोकल अडीमा एंड स्क्लेरोसिस, मतलब एक्सुडेट वहां पे क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। सॉरी, अडीमा एंड स्क्लेरोसिस। और लास्ट में क्या हो सकता है, इश्चीमिया ऑफ ब्रेन, हार्ट एंड किडनी। ब्रेन, हार्ट और किडनी बहुत ही ज्यादा इसेंशियल फैक्टर रह सकते हैं किसमें, हाइपरटेंशन में। सो सबसे ज्यादा ये किसको इफेक्ट करेगा, हार्ट, किडनी एंड ब्रेन को। सो लास्ट वन क्या है, इश्चीमिया ऑफ किडनी, ब्रेन एंड हार्ट। सो इसमें एक वर्ड आ रहा है इश्चीमिया। इश्चीमिया इट मीन जो ब्लड सप्लाई है कहाँ, किडनी, ब्रेन और हार्ट में, वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। सो ओवरऑल मैं आपको फिर से समझा देती हूँ, ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, प्राइमरी सेकेंडरी कोई भी कॉज रह सकता है, इंक्रीज हो जाएगा एसवीआर, सिस्टेमेटिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस। वेसल्स का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके थ्रू जो एंडोथेलियल लाइनिंग होती है वेसल्स की, आर्टरीज की, वो क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, जिसके थ्रू वहां पे नेक्रोसिस हो जाएगा, डेथ ऑफ टिश्यूज या आर्टरीज हो जाएगी, अडीमा, स्क्लेरोसिस हो जाएगा, और लास्ट में इश्चीमिया ऑफ हार्ट, ब्रेन एंड किडनी, मतलब ब्लड सप्लाई उनकी बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम रिलेटेड टू द हाइपरटेंशन। नेक्स्ट हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम रिलेटेड टू द हाइपरटेंशन। क्या क्या उसमें सिम्टम्स आएंगे, क्या क्या उसको लक्षण दिखेंगे। सो सबसे पहले क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा, वैसे तो आप सबको पता है जो हाइपरटेंशन है उसको साइलेंट किलर माना जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग फेज में क्या होता है किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि इतने ज़्यादा सिम्टम्स नहीं अराइज होते। एट द एज ऑफ 40-45 के बाद इसके सिम्टम आना स्टार्ट होते हैं, सो इसलिए इसको साइलेंट किलर भी माना जाता है।
सो सबसे पहले क्या होगा, उसको डिजीनेस वहां पे फील हो सकती है बहुत ज्यादा। सेकेंड थिंग, ब्लड विजन बहुत ज्यादा, ये किस में बता रही हूं मैं, जब बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन हो जाता है। डबल विजन उसको हो सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लोपिया, डबल विजन या फिर ब्लड विजन। ओके, डिजीनेस, डबल विजन, नोजिया, हेडेक, नोजिया, हेडेक, क्योंकि मैंने आपको बताया ओवरऑल सिस्टम को ही, क्योंकि जो आर्टरीज हैं वो आपके पूरे सिस्टम में स्प्रेड हुई हैं। सो जब भी हाइपरटेंशन हो रहा है, सो मेनली क्या है, आपके ब्रेन, किडनी और हार्ट से रिलेटेड बहुत ज्यादा सिम्टम्स आएंगे, बट ओवरऑल बॉडी में भी आपको सिम्टम्स महसूस होंगे। ड्राउजीनेस होगा, एपिस्टेक्सिस, नोज ब्लीडिंग हो सकती है ड्यू टू रप्चर ऑफ द किसल प्लेक्सिस, नोज ब्लीडिंग। ओके, क्या हो सकती है, नोज ब्लीडिंग, जिसको हम एपिस्टेक्सिस बोलते हैं। ड्राउजीनेस वहां पे होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग वहां पे हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ड्राउजीनेस। ओके, सो ये सारे सिम्टम्स हैं हाइपरटेंशन के, डिजीनेस, डबल विजन या फिर ब्लड विजन, नोजिया, हेडेक, नोज ब्लीडिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ड्राउजीनेस, या फिर आप बोल सकते हो वहां पे फ्लशिंग ऑफ फेस, मतलब उसका जो फेस है बहुत ज्यादा रेड वहां पे देखने को मिलेगा, फ्लश्ड फेस। सो ये क्या थे ओवरऑल साइन एंड सिम्टम रिलेटेड टू द हाइपरटेंशन। नेक्स्ट थिंग हम देखेंगे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन फॉर द हाइपरटेंशन। सो नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन, क्या क्या करेंगे हम हाइपरटेंशन के लिए। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड द हिस्ट्री टेकिंग। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम उसका बीपी मेजर करेंगे, उसके साइन एंड सिम्टम देखेंगे, उसकी स्किन को देखेंगे, ठीक है। एंड सेकंड थिंग क्या है, हिस्ट्री टेकिंग में हम उसकी प्रीवियस हिस्ट्री पूछेंगे कि कहीं उसको कोई कंजेनाइटल एनोमलीज तो नहीं थी या जेनेटिक कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहला स्टेप रहता है हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। ओके, नेक्स्ट थिंग आती है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट किस चीज से रिलेटेड, कोलेस्ट्रोल। कोलेस्ट्रोल का लेवल अगर हाई है तो इट मीन्स उसको ब्लड हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। डायबिटीज और अदर टेस्ट हम उसमें कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट, कोलेस्ट्रोल, किडनी फंक्शन टेस्ट, ये सारे ब्लड टेस्ट हम वहां पे परफॉर्म करेंगे। यूरिन कल्चर या फिर यूरिन टेस्ट भी हम वहां पे कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज आती है ब्लड टेस्ट ईसीजी। ईसीजी या फिर स्कैन वहां पे कर सकते हैं, ईसीजी एंड स्कैन। सो ये क्या थे सारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट करेंगे, किडनी से रिलेटेड कोलेस्ट्रॉल का लेवल देखेंगे, यूरिन टेस्ट करेंगे, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करेंगे और स्कैनिंग भी कर सकते हैं वहां पे। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी ट्रीटमेंट। सो नेक्स्ट हम देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन। मैनेजमेंट, सो मैनेजमेंट में एक फुल फॉर्म बताती हूं मैं आपको, इजी वे टू रिमेंबर, कैसे आप याद रख सकते हो, DEALS, डील्स की चीज आप देख सकते हो, फिर आप इसको याद रख सकते हो। सो डील्स मीन्स, डी मतलब डाइट मॉडिफिकेशन, इट मीन्स उसको जो आपकी जो उसकी डाइट है वो क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। सो सबसे पहले क्या है, डाइट मॉडिफिकेशन। सेकेंड थिंग, E means exercises. E means exercises. A means एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, उसको लेने ही पड़ेंगे, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। नेक्स्ट आता है L,
L मीन्स लाइफस्टाइल चेंजेस, उसको अपने लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल चेंजेस। एंड द लास्ट वन इज द S, S मीन्स स्मोकिंग सेसेशन, सेसेशन मतलब स्टॉप कर देना। सो स्मोकिंग को उसको क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा, स्मोकिंग सेसेशन। सो डील्स की वजह से आप याद रख सकते हो मैनेजमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन। डी मीन्स डाइट मॉडिफिकेशन, मैं आगे बताऊंगी कौन कौन सी उसको डाइट लेनी चाहिए, एक्सरसाइजेज उसको करनी चाहिए, एंटी हाइपरटेंसिव उसको ड्रग लेने पड़ेंगे, लाइफस्टाइल उसको चेंज करना पड़ेगा, एंड एस मीन्स स्मोकिंग सेसेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइफस्टाइल और डाइट चेंजेस में क्या क्या चीजें करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस, या आप बोल सकते हो नॉन फार्मेकोलॉजिकल, हम क्या क्या चीजें वहां पे करेंगे। लाइफस्टाइल में उसको क्या क्या चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आता है लो इनटेक ऑफ सोडियम या फिर सॉल्ट, लो इनटेक ऑफ सॉल्ट, या फिर आप याद रख सकते हो उसको पर डे में कितना सोडियम इंटेक करना है, 2.4 ग्राम सोडियम ऑफ 6 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, कितना लेना है, 2.4 ग्राम ऑफ सोडियम ऑफ 6 ग्राम ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड। सबसे पहला लाइफस्टाइल उसको ये चेंज करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग आती है रिड्यूसिंग फैट इनटेक, जितनी भी फैटी चीजें हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर इंक्रीज होएगा तो फैट से ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज होगा तो उसको हाइपरटेंशन और ज्यादा बढ़ेगी। इस केस में उसको लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, लो फैट इनटेक। थर्ड थिंग में क्या करना है, उसको रिड्यूस करना है वेट, या फिर आप बोल सकते हो बॉडी वेट को मेंटेन करना है। BMI बॉडी मास इंडेक्स जो होता है 18.5 से लेके 24.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से उसको मेंटेन करना है। लॉस ऑफ वेट या फिर BMI आप नॉर्मली बोल सकते हो 18.5 टू 24.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से उसको मेंटेन करना है बॉडी वेट। नेक्स्ट चीज आती है रेगुलर एक्सरसाइजेज, रेगुलर उसको एरोबिक एक्सरसाइजेज, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको क्या करनी है, एक्सरसाइजेज करनी है। रेगुलर एक्सरसाइजेस, कौन सी एक्सरसाइजेस, एरोबिक एक्सरसाइजेस। ओके, नेक्स्ट चीज आती है रिड्यूस अल्कोहल कंजप्शन। क्या है, अल्कोहल कंजप्शन को रिड्यूस करना है, नॉट मोर देन 2 ड्रिंक्स पर डे फॉर मेन एंड वन ड्रिंक पर डे फॉर वीमेन। ओके, रिड्यूस अल्कोहल कंजप्शन, कितना अल्कोहल कंज्यूम कर सकते हैं पर डे के हिसाब से, 2 ड्रिंक्स पर डे फॉर मेन एंड 1 ड्रिंक फॉर वीमेन। 2 ड्रिंक्स पर डे फॉर मेन एंड 1 ड्रिंक फॉर वीमेन पर डे के हिसाब से। नेक्स्ट आता है स्मोकिंग सेसेशन। क्या करना है, स्मोकिंग को क्या करना है, बिल्कुल स्टॉप करना है। ये क्या थे ओवरऑल लाइफ स्टाइल चेंजेस, और मैंने आपको डाइट भी बता दिया उसको कैसी लेनी है, कैसी डाइट लेनी है उसको, लो सोडियम डाइट लेनी है, लो फैटी डाइट लेनी है, और लेना क्या है उसको, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन प्रोडक्ट्स, ये सारे उसको कंज्यूम करने हैं। फिर से मैं आपको बता देती हूँ, लो सोडियम इंटेक करना है, लो फैटी इंटेक करना है, लॉस ऑफ वेट करना है जिसमें BMI 18.5 टू 24.5 नॉर्मल उसको रखना है, रेगुलर एक्सरसाइजेज, एरोबिक एक्सरसाइजेज करनी है, रिड्यूस अल्कोहल कंजप्शन, 2 ड्रिंक्स पर डे फॉर मैन एंड 1 ड्रिंक फॉर द वीमेन उसको कंज्यूम कर सकता है, और स्मोकिंग को क्या करना है, स्टॉप। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन कौन सी ड्रग्स फार्माकोलॉजी हम यूज करते हैं हाइपरटेंशन के लिए।
सो लास्ट में हम देखते हैं फार्माकोलॉजिकल मेडिसिन यूज्ड इन द हाइपरटेंशन। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। सो सबसे पहले हाइपरटेंशन के केसेस में यूज करते हैं डायरेटिक्स। डायूरेटिक्स जिसका मेन मतलब क्या रहता है, यूरिन की आउटपुट को इंक्रीज करना, और इसमें आप एग्जांपल बोल सकते हो लूप डायरेटिक्स, जिसमें एग्जांपल रहता है फ्रूसेमाइड। लूप डायरेटिक्स जिसमें एग्जांपल आप बोल सकते हो फ्रूसेमाइड। नेक्स्ट रहता है एडनर्जिक। एडनर्जिक हम कौन कौन सी दे सकते हैं? नेक्स्ट वन इज द एडनर्जिक। एडनर्जिक में आती हैं बीटा ब्लॉकर। एडनर्जिक एजेंट्स आप बोल सकते हो, जिसके अंदर आता है बीटा ब्लॉकर्स। सो बीटा ब्लॉकर्स में आती हैं प्रोपेनोलोल, प्रोपेनोलोल। ओके, फर्स्ट वन डायरेटिक, सेकंड वन इज द एडनर्जिक एजेंट, थर्ड वन आते हैं वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर जिसमें मेन आती है नाइट्रोग्लिसरीन। थर्ड वन इज द वैसोडाइलेटर। सो वैसोडाइलेटर में मेनली यूज की जाती है नाइट्रोग्लिसरीन। और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बट अभी मैं यहाँ पे आपको एक एक जो मेन है वही एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। नेक्स्ट आते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। क्या आते हैं? ACE इनहिबिटर। इसकी फुल फॉर्म मैंने बता दी, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, जिसके अंदर आते हैं कैप्टोप्रिल एंड एनोप्रिल। कैप्टोप्रिल एंड एनाप्रिल। सो ये क्या थे? सारे ड्रग्स रिलेटेड टू द हाइपरटेंशन, जिसमें हमने सबसे पहले देखे डायरेटिक्स। डायरेटिक्स में लूप डायरेटिक में आता है फ्रूसेमाइड। सेकेंड थिंग एडनर्जिक एजेंट, जिसमें बीटा ब्लॉकर्स आते हैं प्रोपेनोलोल, वैसोडाइलेटर नाइट्रोग्लिसरीन, एंड लास्ट वन इज द ACE इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, जिसके अंदर आता है कैप्टोप्रिल एंड एनाप्रिल। So guys, this is all about the hypertension. I hope you like this video. Please like, share, subscribe my channel. Thank you. Bye bye. Take care.